नमस्कार। संडे सत्संग में आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा 15 मिनट देरी हो गई शुरू करने में हमें। आज मैं कर्नाटका में हूँ। कर्नाटका में उडुपी। अ, उडुपी का संदर्भ इसलिए आया होगा कि पिछले कुछ दिनों जब ये हिजाब वाली कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो उडुपी का काफी जिक्र हुआ होगा। वैसे उडुपी के प्रसिद्ध होने के कई कारण हैं। ये जितने भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है ना जहाँ जाके हम डोसा और ये सब डोसा वड़ा ये सब खाते हैं, मसाला डोसा और ये सब, इनमें से अधिकांश का ओरिजिन उडुपी नामक शहर में हुआ है। छोटा सा शहर है। मंगलोर से बेंगलोर नहीं, मंगलोर मंगलोर से सिर्फ कोई 60 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। पश्चिमी घाट पे है। पश्चिमी घाट जो कि बहुत सुंदर इलाका है देश का। अ, कई बार मैं कहता हूँ ऊपर वाले ने फुर्सत से जिन जगहों को बनाया है उसमें पूरा हमारा वेस्टर्न घाट है। गोवा से शुरू होके नीचे तिरुवनंतपुरम तक। उनमें से एक सुंदर शहर है उडुपी। इस इलाके में प्रसिद्ध है अपने मंदिरों के लिए। टेम्पल टाउन कहलाता है। मंदिर हैं, कई मठ हैं, सुंदर आर्किटेक्चर है। उस सब के लिए प्रसिद्ध उडुपी शहर इस बार प्रसिद्ध हुआ था हिजाब कंट्रोवर्सी के लिए। और वहीं से शुरू हुआ था कुछ लड़कियों का वो प्रोटेस्ट जो कि पूरे कर्नाटका में पहले फैला, फिर उसके बाद राष्ट्रीय मुद्दा बना। उस पे मैंने लिखा है, बोला है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कल आया एक विशेष आयोजन के लिए। इसी उडुपी में जिसे धर्मांधता दोनों तरफ से लड़कियां कह रही थी हिजाब, तो फिर उसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने लड़कों को स्कार्फ पहना के भेजा और सब कुछ उसके बारे में डिस्प्यूट हुआ। और जिसे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की तरह, हिंदू मुस्लिम द्वेष और हिंदू मुस्लिम विरोध की तरह से, क्लैशेस की तरह पेश किया गया। उसी उडुपी में कुछ संगठनों ने कल एक बहुत सुंदर आयोजन किया था। पहले इसमें मार्च निकला। आ, ये आपको जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये स्टेज की है, जहां सबने उद्घाटन बहुत सुंदर तरीके से एक बहुत बड़ा सारा बैनर लेके उद्घाटन किया। उससे पहले पूरे शहर में एक मार्च निकला था और हजारों लोग इस मार्च में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदायों के, और उसमें महात्मा गांधी की एक झांकी जो होती है उसमें महात्मा गांधी थे, विवेकानंद थे। कर्नाटका है तो बसवन्ना जी को तो होना ही होना था। डॉक्टर अंबेडकर थे। मौलाना आजाद थे। तमाम लोगों को, इस देश की सांस्कृतिक विविधता के तमाम उदाहरणों को लेते हुए पूरे शहर के अंदर हजारों लोगों ने मार्च निकाला। मार्च के अंत में एक रैली हुई, जिस रैली में सभी धर्मों के धर्मगुरु, कर्नाटक में बहुत बड़े बड़े मठ हैं ज्यादातर लिंगायत संप्रदाय के, उन मठों के कुछ प्रमुख मठाधीश कल आए। यहाँ अलग अलग मुस्लिम संगठनों के कुछ इस्लामी धर्मगुरु वो भी यहाँ पे आए। और ये इलाका है जहां इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों आक्रमणकारियों से पहले पहुंचे। याद रखने की जरूरत है कि जो पश्चिम घाट का इलाका है, यहाँ इस्लाम मोहम्मद साहब के जन्म के इस्लाम की स्थापना के पहले 100 वर्ष के भीतर ही यहाँ पहुंच गया था। इसी तरह से यहाँ क्रिश्चियनिटी भी क्राइस्ट के 100 वर्ष के भीतर ही यहाँ क्रिश्चियनिटी पहुंची थी। तो यहाँ का इस्लाम और यहाँ की क्रिश्चियनिटी बहुत पुरानी है। उनके कई धर्मगुरु भी वहां आए। अलग ईसाइयों के अलग अलग संप्रदाय हैं, बिशप्स आए उनमें से। और उसके एक बिशप ने मैंने देखा, उन्होंने बाकायदा उनका एक ऑर्डर था जिसके बिशप ने भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं बिशप्स को आमतौर पे सफेद रंग के कपड़े पहने हुए देखता हूँ, आप भगवा रंग के कपड़े पहने हुए कैसे? उन्होंने कहा नहीं, हमारे संप्रदाय की परंपरा के हिसाब से जो सन्यासी का रंग भगवा होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पहनते हैं। हमारे बिशप हमेशा ऐसा पहनते हैं। खैर, ये है भारत जिसके तमाम संप्रदाय के, धर्मों के गुरुओं ने आके कल इस विशाल जनसभा में, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था तो मैं भी वहां था, इस विशाल जनसभा में आके सब ने एक स्वर से कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना।
सब लोग आए, सबने अपने अपने धर्मों के हिसाब से व्याख्या रखी और स्पष्ट किया कि इस तरह का ये जो बैर बनाने की कोशिश की जा रही है धर्म के नाम पे, वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। बाकी इसकी व्याख्या लोगों ने अलग अलग क्या कहा, वो सब आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आज मैंने सोचा कि इससे जुड़े हुए सवाल, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये सवाल बार बार उठ रहे हैं, इस पे चर्चा हो रही है, ताजमहल का सवाल, ज्ञान व्यापी का सवाल, मैंने सोचा इसके ऊपर चर्चा करें। मुद्दे और भी कई थे जिन पे चर्चा होनी चाहिए। मैंने एक बार सोचा कि ये जो व्हीट एक्सपोर्ट पे जो बैन कल सरकार ने लगा दिया है, इस पे कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि ये नमूना है कि इस देश में कृषि किसानों पर असर डालने वाली नीतियां बिना किसानों की राय लिए, बिना किसानों की परिस्थिति का अनुमान किए बार बार किस तरह से बनाई जाती है। जबकि बिल्कुल स्पष्ट था, पिछले 1 डेढ़ महीने से ये स्पष्ट था कि इस साल गेहूं की फसल खराब हो गई है, क्योंकि अप्रैल के महीने में बहुत गर्मी पड़ी, गेहूं का दाना छोटा हो गया, फसल कम से कम 5-7% घट गई है। और लोग बार बार वार्निंग दे रहे थे कि आप एक्सपोर्ट करने का मत सोचिए, आपके पास अपने घर में रखने को पर्याप्त दाने नहीं है। फिर भी सरकार ने न सिर्फ घोषणा की, बल्कि परसों तक, कल 13 तारीख तक सरकार बाकायदा, एक कॉमर्स मिनिस्ट्री कह रही थी हम अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं तमाम देशों में, ताकि गेहूं के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाया जा सके। और कल अचानक सरकार को रियलाइज हुआ कि हाँ, ये बात तो सच थी कि हमारे पास तो पर्याप्त दाने नहीं है, तो कल एकदम से बैन लगा दिया। तो एक स्पष्ट नीति न होने की वजह से दोनों पक्षों को कितना नुकसान हो सकता है, उसका एक मिसाल है गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगाना। बात कई और मुद्दों पे भी करना चाहता था। दिल्ली के अंदर ये जो बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें 27 लोग मारे गए, किस तरह से हमारे शहर बनते हैं, किस तरह से इन बिल्डिंग्स को परमिशन मिलती है, और कैसे हर ऐसी दुर्घटना के बाद कुछ नहीं होता, शायद इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। इसके बारे में बात करना चाह रहा था। लेकिन चूंकि संदर्भ उडुपी का था, और चूंकि कम से कम ज्ञान व्यापी वाली खबर बहुत गर्मा गर्म है और रोज उस पर चर्चा होती रहती है, तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखे जाएं। और तथ्य रखने के लिए मैंने आमंत्रित किया अपने मित्र, बहुत अच्छे स्कॉलर डॉक्टर हिलाल अहमद को। हिलाल भाई के बारे में दो एक बात बता दूं, मतलब मित्र हैं तो मैं तो हिलाल भाई कहता हूं, स्कॉलर हैं। उनकी किताब जो है मुस्लिम पॉलिटिकल डिस्कोर्स, मगर आप इसका जो उपशीर्षक यहाँ पे आपको दिखाई न दे रहा हो तो उसे देखिएगा, मॉन्यूमेंट्स के बारे में है, अगर हम इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखा सकें। मुख्यतः उन्होंने ये किताब लिखी थी जब वो अपनी पीएचडी कर रहे थे स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में। वहां पे उन्होंने ये जो इमारतों और मॉन्यूमेंट्स को लेके जो विवाद चलते हैं, खासतौर पे हिंदू मुस्लिम विवाद चलते हैं, उनको लेकर इन्होंने अपना पीएचडी थीसिस लिखा था। और जब भी इस सिलसिले में कुछ भी विवाद होता है, कोई बात होती है, तो मैं हमेशा हिलाल भाई से पूछता हूँ, केवल इसी सवाल पे नहीं, बहुत और दूसरे सवालों पे भी पूछता हूँ उनसे। इसलिए स्कॉलर्स और भी हैं, कई लोग काम करते हैं, मगर हिलाल भाई से पूछने का विशेष आकर्षण मेरे मन में हमेशा इसलिए रहता है कि वो बात को बिना ज्यादा रंग रोगन लगाए बता देते हैं। क्योंकि हमारे कई बार दोनों तरफ से रंग रोगन लगाने की बड़ी ख्वाहिश रहती है कि सच तो ये है, मैं जानता तो हूं, लेकिन अगर बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जरा ये बताऊं वो बताऊं। और मुझे लगता है कि ये रंग रोगन लगाने से फायदे की बजाय नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो हिलाल भाई बिना ज्यादा वार्निश किए, बिना पेंट किए, बिना तथ्यों को ज्यादा तोड़े मरोड़े बताते हैं, रखते रहे हैं, बड़ी सफाई से, साफ गोई से कहते रहे हैं, तो दोनों पक्ष उनसे बड़े दुखी रहते हैं सफाई ईमानदारी से बात करने के नाते। इसलिए हिलाल भाई को आज आमंत्रित किया। आप देख रहे हैं उनको दूसरी विंडो में। स्वागत है हिलाल भाई आपका। ये जो हमारा संडे सत्संग है, उसमें जैसा आप जानते हैं हम कोशिश करते हैं किसी एक सवाल पे थोड़ा सूचना परिप्रेक्ष्य बनाने की कोशिश करते हैं। आज ये जो दो विवाद अभी चल रहे हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद बनारस को लेकर जो विवाद चल रहा है, और जो ताजमहल को लेकर भी विवाद चल रहा है, दोनों पे हम तथ्य बताएं लोगों को,
और एक समझ बनाने में मदद करें एक औसत हिंदुस्तानी की, कि हम कैसे इस विवाद को समझें। तो मैं आपसे सिस्टमेटिकली प्रश्न पूछूंगा। शुरू में प्रश्न करेंगे, बातचीत करेंगे हम इस पे कि ये फिलहाल विवाद क्या चल रहा है। उसके बाद इतिहास की तह में जाएंगे कि इन दोनों मामलों का इतिहास है क्या, हम जानते क्या है। फिर हम आजादी के बाद जो स्थिति, इतिहास, पुराना इतिहास छोड़ के अब जो कानूनी पेच रहे हैं, कानूनी दाव पेच विवाद रहे हैं, उसकी बात करेंगे। और अंत में भविष्य में क्या होना चाहिए, क्योंकि संडे सत्संग में हम केवल विश्लेषण नहीं करते, बाद में हमेशा पूछते हैं फिर किया क्या जाए, क्या करना है। तो पहली बात शुरू करूंगा हिलाल भाई मैं यहां से कि ये जो आज खबर आ रही है कि वहां ज्ञान व्यापी में सर्वे चल रहा है, ज्ञान व्यापी मस्जिद जो कि बनारस वाली है, इसमें सर्वे चल रहा है। सर्वे क्या चल रहा है, क्या खोजने की कोशिश हो रही है और ये क्यों हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र भाई कि मुझे आपने हिलाल भाई, इतने मेरे को अच्छे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। थोड़ा आप जी, आप अब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मैं अब आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। मैं ये हटा देता हूँ। मेरे ख्याल में अगर देखिए आप अब इसको हटा के बात करें, अभी आपका म्यूटेड है, मैं देख पा रहा हूं आपका। आपको हाँ, मेरी आवाज आ रही है? माफ आप कीजिएगा, मैं अभी भी नहीं, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। अच्छा। अ, मेरे पास आपकी आवाज साफ आ रही है। जी और नहीं, अभी भी हिलाल भाई जी, आवाज नहीं आ रही है। तो अच्छा, एक एक बार मैं दूसरे उससे हम कोशिश करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं अपने फोन आइडिया पर यही था कि ये जो पूरा, मैं तब तक थोड़ा संदर्भ और जी दे देता हूं, एक बार आप कोशिश करें। आप बोलते रहे, जैसे आपकी आवाज आएगी मैं बता दूंगा। अ, ये देखिए, फर्क जो है वो मूल फर्क ये है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं रही है कि इसके इसकी बुनियाद में एक मंदिर था। ताजमहल को लेके जहां तक मेरी समझ है, कोई इस तरह का कोई डिस्प्यूट कभी रहा नहीं है, किसी ने गंभीरता से आज तक कभी दावा नहीं किया है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग किस्म के डिस्प्यूट हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद के मूल में विशेश्वर मंदिर था, इस बात से कोई इंकार नहीं करता, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण है ऐसा हुआ। सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं और भविष्य में हमें कहाँ जाना चाहिए, इसको लेके दो राय जरूर है। लेकिन मंदिर था, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। उसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। मंदिर की जो बुनियाद है वो आज भी कायम है। तो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर, मतलब आपको कोई विशेषज्ञ, पुरातत्व विशेषज्ञ होने की कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में जानने के लिए। जी हिलाल भाई, अब आपकी आवाज आ हाँ रही है। मैं जी, आपको मैंने खांसते दूसरे हुए सुन डिवाइस पा से रहा था तो मुझे लगा स्पष्ट है। तो मैं ये कह जी रहा था जी। कि दोनों में अंतर है, लेकिन सबसे शुरुआत हम इतिहास पे बाद में जाएंगे। पहले बताएं कि जी। ये जो सर्वे हो रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद में, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या ढूंढ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र भाई कि आपने इस विषय पर बात करने के लिए बात करना मुनासिब समझा। और शुक्रिया इसलिए भी कि आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। देखिए, जो ये सर्वे शब्द है यही सबसे दिलचस्प शब्द है कि ऐसा लगता है कि हम तथ्यों के आधार पर सच ढूंढ लेंगे। हमारी मान्यता ये होती है कि जो भी विवाद होगा, अगर हम उसके तथ्य ढूंढ लेंगे तो विवाद सुलझ जाएगा। लेकिन इसका जी दूसरा पक्ष भी है कि आम तौर पर हम तथ्य इसलिए ढूंढते हैं राजनीति में कि विवाद को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। जी बदकिस्मती 30 साल की राजनीति की यही है कि हमने जितने तथ्य ढूंढे हैं उनसे विवाद आगे बढ़े हैं, ना कि घटे हैं। वापस जो जी आपका मूल प्रश्न है वो ये है कि संघ परिवार जिसको हम कहते हैं, उसका एक बहुत पुराना रेजोल्यूशन है 1960 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको मथुरा और काशी की दो इमारतें अगर दे दी जाएं तो हम भारत की किसी भी ऐतिहासिक स्मारक पर कोई दावा नहीं करेंगे। उस समय तक 1960 तक वो राम जन्मभूमि के बारे में नहीं जानते थे। बीच में राम जन्मभूमि का वाकया आ गया और फिर हुआ ये कि ये जो 1991-92 में प्रस्ताव आप कोर्ट। बता रहे हैं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का है?
जी, ये 1960 का है। ये बहुत आसानी से 1960 ये का। जी जी। और ये जो आर्काइव है आरएसएस का, उस पर अभी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि जी 1960 तक इनको ये नहीं पता था कि अयोध्या में भी एक विवाद है जिसके ऊपर बहुत सी राजनीति की जा सकती है। तो जी अभी ये ताजा ताजा, अयोध्या जो है बहुत छोटा चीज है, अभी अभी इनको आस्था वहां पहुंची है। पहले आस्था ज्ञानवापी में थी या मथुरा में थी। और रेजोल्यूशन ये था कि आप सिर्फ 2 दे दीजिए तो हमारा काम बन जाएगा, उसके बाद हम किसी और चीज पर दावा नहीं करेंगे। फिर जब जी। राम जन्मभूमि आ गई तो 3 दे दीजिए, अब किसी और पर दावा नहीं करेंगे। हाँ, तब वो लेकिन ये, चलता था ना कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये हाँ मुहावरा ये, तब चलता था। जी जी ये वीएचपी का है, लेकिन आरएसएस जो अपने आप को बड़ा ही नपे तुले अंदाज में पेश करता है, वो हमेशा ये कहता था कि हिंदुओं की 3 आस्था की जगहें हैं, वो हमें अगर मिल जाएंगी तो उसके बाद हम कोई और दावा नहीं करेंगे। तो ये जी इसका बड़ा परिप्रेक्ष्य है जिसमें कि इस मुद्दे को रखकर देखना चाहिए। एक कोर्ट केस को, अच्छा ये बड़ा विवादास्पद है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को, और ये कोई भी पूजा स्थल होते थे, मस्जिदों को भी, दूसरे जो गुरुद्वारों को भी और चर्चों को भी, एक तोड़ना एक आम प्रथा थी। तो ये बहुत मामूली सी बात है कि मंदिर तोड़ेगा, ये कहना कि मंदिर नहीं तोड़ेगा बिल्कुल गलत होगा। और ज्ञानवापी में तो ये बहुत स्पष्ट है कि मंदिर तोड़ेगा। अब सवाल ये है कि मंदिर तोड़ने के बाद, ये सवाल जैसे ही अयोध्या का मामला उठा, तब ये बात आई कि भाई अब अयोध्या के बाद जो झांकी वाली आपने बात कही, तो एक पिटीशन दायर की गई जिसमें ये सवाल उठाया कि ये वाला भी विवादास्पद है, ये भी हमें वापस मिलना चाहिए। और उसकी प्रक्रिया के तहत अब एक लोकल कोर्ट ने ये कहा है कि अंदर जाकर वीडियोग्राफी की जाए और ये पता लगाया जाए कि क्या इन अवशेषों के आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो पहले एक मंदिर था या नहीं था। अब ये शब्द ज्ञानवापी बड़ा दिलचस्प है, बराबर में एक कुआं है। ज्ञान का जी मतलब हम सभी जानते हैं नॉलेज, और जी उसकी एक धारा। तो अब दिलचस्प चीज ये है कि अगर ये मंदिर तोड़ा गया, जो कि तोड़ा गया, उसके बाद जो मस्जिद बनी वो ज्ञान की धारा के नाम से है, और वहां हिंदू और मुसलमानों की पूजा अर्चनाएं सालों से चली आ रही हैं। तो अगर जी जो लोग किसी भी मजहबी जगह को केवल एक नजरिए से देखना चाहें, अगर ये साबित करना चाहें कि हर एक बिल्डिंग का या हर एक इमारत का को हिंदू और मुसलमान में बदला जा सकता है, तो वो लोग इस देश को नहीं जानते। क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला हो चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, हर जगह पर लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो अपनी आस्थाओं के आधार पर अपने नए से नए तरीके निकाल लेते हैं। यही ज्ञानवापी में। तो सर्वे की बात पर मैं लौटता हूँ। शुरू में हुआ ये कि सर्वे कैसे किया जाए, उसके बाद में जब जी जो मैनेजमेंट कमेटी थी, याद रखिए कि ये फंक्शनल बिल्डिंग है, एएसआई के अंडर में नहीं है। जो पुरातत्व जी सर्वेक्षण विभाग है, ये उसके नियंत्रण में नहीं है। एक मुंतजमा कमेटी है जो मस्जिद के अंदर मजहबी रीति रिवाजों की देखभाल करती है। जी उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये एक मजहबी जगह है, इसलिए हम वीडियोग्राफी को अपने हिसाब से करने देंगे, अपने नियमों के हिसाब से करने देंगे। तो जी थोड़े दिन वो रुकी और अब दोबारा ये शुरू हो गया है। लेकिन जो मकसद है, ये देखिए, ये अयोध्या में भी हुआ था कि रडार के जरिए आपने पता करने की कोशिश की थी कि नीचे क्या है। तो ये नीचे क्या है और ऊपर क्या है की कहानी जो है, ये बड़ी लंबी कहानी है, इसका अपना इतिहास है। लेकिन जो मूल सवाल आपका है वो ये है कि क्या हम इन जो इस तरह के वीडियोग्राफी या इस तरह के जो तथ्य हैं उनको इकट्ठा करके सच को अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम ये भूल जाएंगे कि जो रोजमर्रा की जिंदगी का सच होता है वो कितना अलग होता है, और लोग अपने साथ जीने के रास्ते कैसे निकालते मगर हिलाल भाई, मैं पूछ ही रहा हैं। था कि कम से कम ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में तो कोई शक नहीं है कि वहां पहले मंदिर था। तो वीडियोग्राफी और ये सब सर्वे की आवश्यकता क्या है? ये कौन कह रहा है कि नहीं था? ये तो सर्वव्यापी है। मेरे ख्याल में इसमें कोई मेरे ख्याल में ना तो कोई मुस्लिम संस्था इस पे शक कर सकती, ना कोई हिंदू इतिहासकार इस पे शक कर सकता। कोई शक नहीं कर सकता है कि ये तो हुआ ऐसा। तो सर्वे में क्या ढूंढ रहे हैं? ये कौन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, पहले मंदिर था? नहीं नहीं, यही चीज है कि ऐसा है कि दो तरह की चीजें हैं। एक जो है वो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, और दूसरे वो हैं जो कि पॉपुलर मेमोरी है, जो कि जी स्थानीय लोगों पर, हिंदू और मुसलमान अपने, जो हिंदू और मुसलमान जो फिरका परस्त हैं, वो अपने अपने इतिहास गढ़ते भी रहते हैं।
तो उसके उसको लेकर जो ये कोर्ट का जो ये डिसीजन है कि एक सर्वे किया जाए, वो उन्हीं चीजों को लेकर एक सशक्तता देने का एक प्रमाण जिसे कहते हैं कि एक अगला प्रमाण हमारे पास में ये होगा कि इसका एविडेंस क्या है कि यहाँ पर एक मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये तोड़कर बनाया गया, तो एक दस्तावेज आप पेश कर देंगे और उसका अवशेष आज तक है, इसको और पुख्ता करने के लिए आप वीडियोग्राफी कराएंगे। तो यहाँ जो स्थानीय कोर्ट है, देखिए हमें ये जरूर हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं हम सभी, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो आधुनिक न्यायपालिका है हमारी, यही यहाँ पर फर्क है कि आधुनिक न्यायपालिका ने मंदिर मस्जिदों के पिछले 150 साल में जो झगड़े हुए हैं उनको सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में बदला है। चाहे वो बाबरी, मैं आपको बताऊं कि 1885 में एक छत का टीन डालना था उस जगह पर जिसको कि राम चबूतरा कहा जाता था, बाबरी मस्जिद के अंदर था, वो हौस के पास था, उसके ऊपर एक चबूतरा डालना था। और जो जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर ये लिखा है, पहली लाइन जजमेंट की ये है, और स्थानीय कोर्ट का ये जजमेंट है, अंग्रेजों का जमाना था। पहला जजमेंट ये है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं का विवाद देखना हो तो यहाँ आइए। और उसके ऊपर ये राम चबूतरा जो है वो अंदर बाबरी मस्जिद में है। तो जो एक बहुत ही स्थानीय मुद्दा होता है, जब उसको बहुत व्यापक स्तर पर कर दिया जाता है तो वो सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया जाता है। बदकिस्मती ये है कि हमारी न्यायपालिकाएं भी कहीं ना कहीं पर उसको उसी तरह देखती चलती आए हैं। जी, तो मतलब मोटी बात ये है कि इस सर्वे में वही बात पुष्ट होगी जिसको इतिहासकार कहते रहे हैं, जो हम सब जानते हैं कि वहां पे पहले एक मंदिर था, मंदिर तोड़ के वहां ये मस्जिद बनाई गई। बीच में एक कुआं है, ज्ञानवापी कुआं, और साथ में मंदिर है। और बाद में इसी को एक सही रूप देने के लिए प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हिस्टोरिकली नोन फैक्ट्स हैं। ताजमहल के डिस्प्यूट के बारे में, ये डिस्प्यूट है क्या? मैं तो सचमुच समझ नहीं पा रहा हूं। ये कि इसमें कुछ अंदर कमरे हैं, कुछ खुफिया मामला है, हमें अंदर कमरे में घुसने दिया जाए, इसको लेके, क्योंकि जहां तक मेरी मोटी समझ है, ऐसा कभी कोई प्रमाण या कोई गंभीर आरोप या कोई गंभीर पड़ताल, ऐसा कभी कोई अखबार में भी किसी ने कायदे से लिखा हो कि भाई मंदिर ताजमहल के नीचे उन कमरों के अंदर फला खुफिया चीज है, ये मिलेगी, इत्यादि इत्यादि, ऐसा मैंने तो कभी पढ़ा नहीं। तो ये डिस्प्यूट है क्या? देखिए ये बहुत दिलचस्प मामला है कि हमें थोड़ा सा इसमें जानना चाहिए कि जो जमीन और बिल्डिंग दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होती है जमीन और एक होता है उसके ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर। हिंदुस्तानी इस्लाम में, अगर मैं कहूं कि पूरी दुनिया के इस्लाम में, आप कब्रिस्तान और मस्जिद बिना खरीद के नहीं बना सकते। नहीं, सॉरी, इसके इतिहास पे अभी मैं पहले बाद में आऊंगा, दोनों के इतिहास को हम देखेंगे। मैं तो अभी पूछ रहा हूं कि फिलहाल ये जो डिस्प्यूट है, कोई सज्जन कोर्ट चले गए कहने के लिए कि हमें उन कमरों को खोलने की इजाजत दी जाए, ये इस सब का क्या बैकग्राउंड है? कोई पहले क्या ताजमहल के बारे में कोई लीगल डिस्प्यूट रहे हैं? नहीं, ताजमहल, देखिए ताजमहल पर कभी कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं रहा, लेकिन एक उसकी जो जिसे कहा जाता है कि सांप्रदायिक इतिहास तो बहुत तगड़ा रहा है। 70 के दशक में एक पीएन ओक नाम के व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने बहुत सी कंट्रोवर्शियल किताबें और पैम्फलेट लिखे हैं। तो उसमें पहली बार ये चर्चा में आया कि दरअसल ये ताजमहल नहीं है, तजो महल है। और उसके बाद ये हुआ कि ये एक मंदिर है नीचे और उसको तोड़कर बनाया गया है। तो इससे पहले तक कोई इस पर ऐसा ना तो ऐतिहासिक कोई बहस है, ना ही कोई इसके ऊपर विवाद है, ना ही कोई कानूनी मसला था। तो ताजमहल की जो विवाद की शुरुआत है वो 1970 के दशक में पीएन ओक साहब ने की थी। अब दिलचस्प चीज ये है कमरे वाला क्या चक्कर है कि अंदर कमरे हैं, खुफिया कमरे हैं, उसमें क्या मिलेगा, ये क्या है, क्या कुछ जानते हैं? देखिए उसमें खुफिया कमरे, देखिए ताजमहल है क्या दरअसल? ताजमहल जो ये कहते हैं कि सिंबल ऑफ लव और ये सब जो चीजें हैं, ये मोहब्बत का प्रतीक है, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ताजमहल एक कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान के अंदर दो तरह की कब्रें जो है, मुगलों के जमाने में दो तरह की कब्रें बनाई जाती थी। एक कब्र जो कि ऊपर होती है, जिसे कि तावीज कहा जाता है, यानी सिंबॉलिक कब्र, आपने प्रतीकात्मक तौर पर एक कब्र बना दी। और क्योंकि इस्लाम में कच्ची कब्र बनाने का रिवाज है,
इसलिए नीचे कच्ची कब्र होती थी, एक बात। दूसरी बात ये कि जो सील्ड कमरे हैं, कुछ चीजें हैं, इसका जो रिश्ता है वो उस जमाने की अन्य मान्यताओं के साथ में है। जितने भी मकबरे थे उनका केवल और केवल सीधा इस्तेमाल इन आधारों पर नहीं होता था कि वो कब्रस्तान होंगे, बल्कि उनके राजनीतिक इस्तेमाल भी होते थे। तो बहुत सारी जगह पर छुपने का काम भी वहां पर होता था। बहादुर शाह जफर जो थे, जब 1857 में यहाँ से भागे थे तो हुमायूं के मकबरे में जाकर छुपे थे। तो उसके अंदर जो ये सील्ड कमरे हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि ऐसे लाल किले में भी हैं और तमाम जगहों पर होती है। केवल इसमें इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स की बात क्यों की जाए, हर मंदिर में एक ऐसी जगह जरूर होती है जो कि औरों से बचाकर रखी जाती है। तो ये जो सील्ड कमरे हैं, ये उस किस्म के कमरे हैं। और इसके ऐसा नहीं है कि उनको खोला नहीं गया। अगर आप पुरानी कुछ किताबें देखें जो ताजमहल पर लिखी गई हैं, तो उनके अंदर की तस्वीरें भी मौजूद हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरी बात ये कि उनकी चाबियां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, जो आगरा सर्किल है, ये उनके पास है। तो ये सरकारी इमारतें हैं और इसके अंदर जो सारे तालियों की चाबियां हैं वो किसी मुसलमान के पास थोड़ा ही है, वो तो उन्हीं के पास है। तो सील करके खोला जाए तो ये बात, आप जब भी ये बात होती है तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए। मैं मुस्लिम समुदाय हूं, मैं कहां पर आ गया हूं, आप बताइए। मैं आगे आ जाऊंगा। और मुझे ये समझ नहीं आता कि हिंदू संप्रदाय कौन सी चीज है, मेरे सारे हिंदू दोस्त वो कौन सी जगह पर आगे आएंगे। तो ये आगे आने वाली बात समझ नहीं आती। सरकार के पास चाबी है, जाके उनसे मांगिए, लड़िए। और 8 साल से तो बीजेपी की सरकार है, आप जाकर लड़िए उनसे। जो संस्कृति विभाग के हमारे मंत्री हैं, उनसे मांग लीजिए चाबी, जाकर देख लीजिए कि नीचे क्या है। अगर वो कुछ कहें तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ है, वहां पर देखना चाहिए। तो अब इतिहास पे आते हैं। हमने अब तक कहा है कि ज्ञानव्यापी मंदिर के पहले मंदिर था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, औरंगजेब ने की। इसका इतिहास में बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है। जो थोड़ा सा विवाद या मतभेद में बीच बीच में सुनता हूं वो ये है कि औरंगजेब ने ये क्यों किया। एक तरफ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये उस जमाने में जो सामान्यतः राजा वगैरह किया करते थे कि जहां पे भी अपना एक आधिपत्य, राजनीतिक आधिपत्य दिखाना हो, उसके लिए उस वहां के जो भी पूजा स्थल थे उनको तोड़ने का काम किया करते थे। दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि नहीं, औरंगजेब में सिर्फ ये नहीं था, ये तो जानबूझ के औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा ताकि हिंदुओं को ये संदेश दिया जा सके कि देखो, हम मुस्लिम रूलर हैं, हमने ऐसा किया क्योंकि तुम काफिर हो। इनमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि इसको पहले हम, जो आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत सुंदर शब्द हैं, मैं उन्हीं पर वापस जाऊंगा। इतिहास, हमें अतीत और इतिहास में फर्क करना चाहिए। अतीत एक ऐसी चीज है जो हम जीते हैं, इतिहास एक ऐसी चीज है जिसे लिखा जाता है। तो इतिहास बदले जा सकते हैं, अतीत नहीं बदला जा सकता। तो हमारे यहाँ पर ये अतीत और इतिहास का फर्क जो है वो जानना जरूरी है। अगर मैं अब दोबारा इतिहास में जाकर देखूं तो ये बात सही है, हम अपने आज को पूरी तरह से नहीं जानते, तो हम औरंगजेब के मन में क्या था ये कैसे बता सकते हैं। तो हमारा जो जरिया औरंगजेब को जानने का होगा वो या तो वो दस्तावेज होंगे जो औरंगजेब के हैं या उन्होंने लिखे हैं, या फिर वो जिसे कहा जाए कि जो पॉपुलर मेमोरी औरंगजेब के साथ में एसोसिएटेड है वो होगी। अब दोनों आधारों पर ये बात सही है, अगर इस देश में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत करने वाला कोई शासक है तो वो औरंगजेब है। ये मैं अपने पूरे तजुर्बे और अपने लेखन के आधार पर पूरी तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं। मुझे कुछ नहीं लगता कि मैं इस बात की लीपापोती करूं कि औरंगजेब बहुत अच्छे आदमी थे, एक बात। दूसरी बात ये कि इसका दूसरा एविडेंस या दूसरा प्रमाण मेरा जो होगा वो ये होगा कि मुसलमानों के बीच में औरंगजेब की छवि क्या है। याद रखिए कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में, मैं मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान और मेरे ज्यादातर जानने वाले मुसलमान, मैं अपनी जिंदगी में 2 या 3 औरंगजेब से मिला हूं। ये नाम नहीं रखा जाता मुसलमानों में, औरंगजेब शब्द नाम नहीं रखा जाता क्योंकि वो बुरा था। तीसरी बात, मुस्लिम लीग का एक रेजोल्यूशन है 1907 का, जिसमें कि वो औरंगजेब की आलोचना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज मुसलमानों की दशा के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो ना तो मुस्लिम लीग औरंगजेब के साथ जाना चाहती है,
ना कोई मुस्लिम उलेमा औरंगजेब, मौलाना आजाद बहुत क्रिटिकल है औरंगजेब के लिए। मौलाना आजाद की एक बड़ी मशहूर किताब है सरमत, शहीद के ऊपर, जिनका के कत्ल औरंगजेब ने किया था। तो मौलाना जो है वो बड़ा ये कहते हैं कि भाई औरंगजेब तो बहुत खराब आदमी है, तो मौलाना आजाद जाना नहीं चाहते। इसी तरह से मुस्लिम लीग जाना नहीं चाहती थी आजादी से पहले, और मुसलमानों का कोई रहनुमा ऐसा नहीं है जो औरंगजेब के साथ जाना चाहे। और उसके कई आधार हैं, उसमें से एक आधार ये है कि उसने हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की। ये मुसलमानों की एक आम राय है। एक आम मुसलमान से आप पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि औरंगजेब अच्छा आदमी नहीं था। अब ये तो पॉपुलर मेमोरी की बात हुई, लेकिन जो मंदिर तोड़े जाते हैं ये भी इतना ही सच है कि कई कई जगह पर, बीएन पांडे साहब की किताब है बड़ी मशहूर, औरंगजेब ने बहुत सारी जगह पर मंदिरों के लिए दान भी दिया है, जमीनें भी दी हैं, कुछ मंदिरों को तोड़ा भी है। मध्यकाल में मंदिरों को तोड़ने का काम एक राजनीतिक काम हुआ करता था, लेकिन ये राजनीतिक काम सेकुलर तरीके से नहीं किया जाता था, ये मजहबी तरीके से किया जाता था। तमिल, आप तो वहां उडुपी में बैठे हैं इस वक्त में, एक तमिल टेक्स्ट है जो कि मनोलसा, जो चोला राजा के लिए लिखा गया था, उस टेक्स्ट में ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर है। ये बताया जाता है कि जब आप दूसरे की रियासत पर हमला करें तो ना सिर्फ आप उसकी राजकुमारियों को उठाएं, उनके घोड़ों के अस्तबल को तोड़ें, बल्कि सबसे जरूरी ये है कि आप उसके कुल देवता के मंदिर को धराशायी कर दें। ये चोला राजा अपने हिंदुओं, यानी हिंदू राजाओं को सलाह दी जा रही है ऐसा करने की। तो मध्यकाल में निरंकुश शासक थे। अगर हम ये कहें कि औरंगजेब निरंकुश था, तो जितने भी हिंदू शासक थे वो भी निरंकुश थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो जिस सांप्रदायिक राजनीतिक बात आज हम करते हैं, वो सांप्रदायिक राजनीति की जो शुरुआत है आज के दौर में, अगर मैं कहूं, वो भारत में, अगर मैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, वो औरंगजेब ने शुरुआत की है। क्योंकि तमाम दस्तावेजों में हमने काफिरों के साथ ये किया, हमने मंदिरों को तोड़ा, तो आज जो इसमें लीपापोती की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान और औरंगजेब के बीच में एक जमीन और आसमान का फर्क है, वो फर्क दिखाना चाहिए। तो इसमें एक अंतिम छोटी सी बात मैं अतीत के बारे में, जी, अतीत और इतिहास के बारे में, यही वजह है कि अगर आप देखें कि जो मुस्लिम उलमा है वो जब भी हिंदुस्तानी जो इतिहास, हिंदुस्तानी मुसलमानों की, पहली बात तो वो तारीख में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो हिंदुस्तान का अतीत लिखना चाहते हैं। और उस अतीत में कहीं भी औरंगजेब का जो है वो शीर्षगान नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि उनके डंके बजाकर पेश किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये आम हिंदुस्तानी ये मानता है कि औरंगजेब ने अच्छा नहीं किया। तो ये अतीत है, और ज्ञानवापी के मामले में तो बिल्कुल साफ बात है। लेकिन सवाल ये है अब इसका दूसरा पक्ष, कि अगर अतीत में ऐसा हुआ तो आज हमें क्या करना चाहिए। तो संघ परिवार की सबसे बड़ी कमी यही है कि उनकी जो नैतिकता है वो बदले की नैतिकता है। यही एक फर्क है गांधी और संघ परिवार में। तो अगर आप चाहें तो इस पे अभी बात करें या फिर और भविष्य पे मैं अभी आ रहा हूं। मैं केवल चाह रहा था कि हम इतिहास वाली बात को कर लें। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्ञानव्यापी जो एक पहले मंदिर था, उस मंदिर पर औरंगजेब के हुक्म के हिसाब से मंदिर को ध्वस्त किया गया। उस पे आज जो मस्जिद है वो बनाई गई, और वो बनाने के पीछे राजनीतिक आधिपत्य दिखाना तो एक स्पष्ट उद्देश्य था ही, लेकिन उसके साथ साथ एकदम शुद्ध सांप्रदायिक दृष्टि, मतलब हिंदू जो हैं काफिर हैं, इनको सजा देनी है, सबक सिखाना है, ये भी स्पष्ट था। इसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। ताजमहल के इतिहास पे मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि नहीं, इतिहास से पता लगता है कि वो हिंदू मंदिर था, हिंदू जगह थी। और आप बता रहे थे कोई ओक साहब थे जिन्होंने 1970 में कोई किताब भी लिखी थी ये साबित करते हुए। उसके क्या तर्क हैं और इतिहास की सच्चाई क्या है ताजमहल के बारे में? देखिए, ताजमहल के, जैसे मैंने अब थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि इस्लाम में आप मस्जिद और कब्रिस्तान बिना खरीद के नहीं बना सकते, आपको वक्फ करना पड़ेगा। और एक बात, दूसरी बात ये कि जो मध्यकालीन ये एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूं कि, क्योंकि मेरे को भी बहुत बाद में समझ आई ये बात, अक्सर कह दिया जाता है साहब कहीं पे भी मस्जिद बना देते हैं, कहीं पे भी वो कर देते हैं, और मैं हर बार
जानने के बाद मैं हर बार लोगों को चुनौती देता हूँ, अच्छा जाके मुझे दिखाओ ऐसी मस्जिद जो कि किसी इलीगल जगह पे बनी हो, जो किसी सरकारी जगह पे बनी हो। और उसका कारण, और ऐसा नहीं होता, और उसका कारण ये है, ऐसा नहीं कि कोई धर्म बहुत अच्छा है दूसरा धर्म खराब है, एक धर्म वाले गलत मंदिर बनाते हैं दूसरे मस्जिद नहीं बनाते, ऐसा नहीं। लेकिन इस्लाम की ये मान्यता है कि आप ऐसी किसी जगह मस्जिद या कब्रिस्तान नहीं बनाते जो आपका लीगली ओन्ड नहीं। ये एक धार्मिक मान्यता है, और इसके चलते ये बात कतई सच नहीं है कि कहीं पे भी आपको मस्जिद दिखेगी जो कि किसी और की जमीन पे कब्जा करके बनाई हुई हो, है ना? जी। तो हाँ, अब इसमें यह है कि जो मध्यकालीन भारत में जो जमीन जिसको हम कहते हैं लैंड, ये सॉवरेन जो कॉलोनियल इंडिया में और उसके बाद में हमारे जो उत्तर औपनिवेशिक राज्य है उसमें जो जमीन है उसकी मिल्कियत किसकी होती है? हमारी तमाम जमीन जो है वो अब राज्य की मिल्कियत है। लेकिन उत्तर औपनिवेशिक मतलब जो पूर्व औपनिवेशवाद के आने से पहले, जो अंग्रेजों के जमाने से पहले की दुनिया है, उसमें जो जमीन है वो जमीन राजा की नहीं होती थी, एक बात। दूसरी बात ये, मनसबदारी का जमाना था। ऐसा नहीं है कि शाहजहां का मतलब वो पूरे हिंदुस्तान का मालिक है और वो जहां चाहे जमीन खरीद कर वो कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो एक जो हम संप्रभुसत्ता का जिस सिद्धांत को हम आधुनिक तौर पर आज मानते हैं वो वैसा वहां पर नहीं था। इसीलिए यानी कि जैसे आजकल सरकार किसी भी जमीन को एक्वायर कर सकती है, शाहजहां एक्वायर नहीं कर सकते। क्यों कोई भी एक्वायर नहीं कर सकता था। एक लीगल कॉन्सेप्ट जो कॉलोनियल टाइम्स में आया, इमिनेंट डोमेन ऑफ द स्टेट, ये जो लैंड है तो पब्लिक पर्पस, हम सभी राज्य हैं और अगर पब्लिक पर्पस कोई आएगा तो मैं सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर उस जगह को ले सकता हूं राज्य के तौर पर। तो ये तो बिल्कुल मॉडर्न आइडिया है, ये उस जमाने में नहीं हुआ करता था, एक बात। दूसरी बात ये कि जैसा कि आपने भी कहा कि आप उसको बिना खरीदे आप ना कब्रिस्तान बना सकते हैं ना मस्जिद बना सकते हैं, और ताजमहल में दोनों चीजें हैं, मस्जिद भी है और कब्रिस्तान भी है। तो मुमताज का इंतकाल जो है वो इस जगह पे नहीं हुआ था, राजस्थान में किसी दूसरी जगह पर हुआ था। अब ये भी दिलचस्प है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें दफन कर दिया गया कहीं ताबूत में। 22 साल बाद ताजमहल बना, तो अब उसके बाद में वो ताबूत वहां से उठाया, और ये मुगलों की स्थापित प्रथा थी। चाहे वो जहांगीर का वाकया हो, चाहे वो हुमायूं का वाकया हो, ये होता था कि भाई कहीं आपने एक मेक शिफ्ट किस्म की जगह पर बॉडी रख दी, तो आपका बड़ा कुछ बन गया, बड़ा मकबरा, तो आपने उठाया और बॉडी को वहां पर ट्रांसफर कर दिया। यही मुमताज के साथ हुआ, ये वहां से लाए और ये जगह खरीदी गई। 22 साल लगे इसके मेंटेनेंस के लिए, वक्त कुछ गाँव वक्त किए गए, जो आमदनी होगी वो इसके खर्च के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और बाद में ये हुआ कि इसके अंदर मुमताज की खबर हो गई, शाहजहां का इंतकाल हुआ, शाहजहां को भी यहाँ रख दिया गया। इतिहास में एक और बहुत दिलचस्प बात है, वो ये है, अब जैसे एक और कहानी चलती है रोज 9 बजे कि शाहजहां ने हाथ काट दिए थे। पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने हाथ काट दिए थे। आप हमारे जामा मस्जिद जाइए दिल्ली में, पीछे एक कब्रिस्तान है और ज्यादातर उन लोगों की खबरें हैं जो आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने डिजाइन बनाए हैं, चाहे वो ताजमहल का डिजाइन हो, चाहे वो लाल किले का डिजाइन हो, जामा मस्जिद, बड़े रिस्पेक्ट थी उन लोगों की। और ये ही लोग हैं जो कारीगर हैं, वो बराबर में ताजगंज में रहते हैं। और ताजगंज के लोगों की ये मान्यता थी कि यहाँ पर हमें उर्स करना है। तो शाहजहां के जमाने में लोग आते थे और नीचे जो तहखाना है जहां पर की सच्ची कब्रें हैं ताजमहल में मुमताज की और शाहजहां की, वहां वो उर्स करते थे। जब ASI बना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसमें खास तौर से लॉर्ड कर्जन का नाम बड़ा उल्लेखनीय है, क्योंकि कर्जन को हिंदुस्तानी इमारतों से बहुत मोहब्बत है। अब बड़ी अजीब बात है, कर्जन को हिंदुस्तानियों से इतनी मोहब्बत नहीं थी, इतनी इमारतों से थी। और कर्जन साहब एक बहुत दिलचस्प, वो बंगाल विभाजन के लिए भी बड़े मशहूर हैं, वो कॉलोनी अपने कम्युनलिज्म के लिए भी बड़े मशहूर हैं, लेकिन उनको बड़ी मोहब्बत थी ताजमहल से। तो उन्होंने ये कहा कि जब ये बिल्डिंग जो थी वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बना दी गई, प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बना दी गई, तो उन्होंने मस्जिद के अंदर जो इमाम होता है उसकी नियुक्ति करवाई, और जो लोग नीचे जाकर उर्स करते थे सालाना, उस उर्स के लिए 1 दिन का इजाजत दे दी। ये अंग्रेज सरकार के जमाने में था।
उत्तर औपनिवेशिक काल में जब हमने अपना आगे जाने से हमारा पहले हिलाल भाई एक छोटी सी बात हम रह गई है, वो ये जी कि जी ये जी जमीन थी किसकी? जी आपने कहा कि बिना जमीन को हाँ लिए सॉरी जी वो नहीं कर जी सकते, और शाहजहां का हाँ ये नहीं था कि जहां चाहे बना ले। तो ये जमीन किसकी थी? हम्म कहां से ताजमहल जिस जमीन पे ये आज बना है वो थी हाँ किसकी जमीन? ये ये भरतपुर के राजा की जमीन थी। जी भरतपुर के हिंदू राजा, राजपूत राजा की जमीन थी, जिन्होंने कि ये दिया उनको अच्छा वो गिफ्ट करना चाहते, ये भी मैंने कहीं पढ़ा है कि वो गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन ये कहा कि भाई नहीं, आप इसे गिफ्ट नहीं कर सकते, आपको मुआवजा लेना पड़ेगा। तो हिलाल मुआवजा भाई, दिया आपके गया। साउंड में कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है हाँ अभी अचानक, थोड़ा सा जी कुछ हाँ हाँ, कुछ देखिए अब साउंड में आपको मेरी साथ आवाज में आ वो रही आ है? रहा है। हाँ नहीं, देखिए अब अभी आपको साउंड मेरी, में अच्छा जी साउंड में कुछ हाँ, आप बोलेंगे? हाँ जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं हेलो। नहीं नहीं, आवाज में फिर थोड़ा सा अभी आप शायद मूव किए, उसकी वजह से कुछ साउंड में दिक्कत आ रही है। मगर मोटी बात जो अभी हिलाल भाई कह रहे थे वो ये कि ये जमीन भरतपुर के राजा की थी। वो गिफ्ट करना चाहते थे शायद, लेकिन वो इंसिस्ट वहां पे किया गया कि नहीं, आप गिफ्ट ना करें, इस जमीन को हमें खरीदना है। तो उनसे खरीदी जी गई है जमीन। तो ये बिल्कुल सही जी है कि एक जमाने में हिंदू राजा की जमीन थी, और ये बिल्कुल सही है, इसके ऐतिहासिक दस्तावेज हैं कि ये जमीन खरीदी गई थी। क्योंकि खरीदे बिना, जमीन को ओन किए बिना वहां पे कब्रिस्तान और मस्जिद बन ही नहीं सकती थी धार्मिक आस्था के मुताबिक। जी इसको लेके कोई दो राय नहीं है जी। जी। तो ये जो उसके हाँ, बाद ये अब हुआ आवाज ठीक कि, हो गई है जी। हाँ हाँ जी, तो उसके बाद ये हुआ कि जब हम आज़ादी के बाद हमने ये शुरू किया, और हमने क्या किया कि इसमें एक बात यह है कि जिस वक्त में पूरा विभाजन की त्रासदी चल रही थी, उस समय सबसे बड़े जो टारगेट थे, बहुत अच्छा, बहुत अजीब किस्म का विभाजन है हमारे देश का, कि पाकिस्तान जो कि अपने आप को एक इस्लामी देश कहता है, उसके पास मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा चले गए, और जी हमारे पास तमाम वो इमारतें रह गई जिस पे पाकिस्तान अपने इतिहास लिख सकता था। तो जी पाकिस्तान की बड़ी मजबूरी इतिहास लेखन की रही। तो जिन्ना साहब का फेलियर जो है 1971 में शुरू नहीं हुआ, उनका फेलियर 1948 में शुरू हो गया था, कि उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो दिखा सके कि हिंदू और मुस्लिम दो सभ्यताएं हैं। नेहरू का इस मुझे लगता है कि इस मामले में सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में और खास तौर से ताजमहल को लेकर वो इस बात से पूरा वाकिफ थे कि इस पर कुछ ऐसा हो सकता है, आगे चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो इसीलिए हमने ये उर्स वाली बात खत्म कर दी, मस्जिद रही, उसको लो प्रोफाइल कर दिया, और इस तरह किया कि ये जो है ये सबका है, इसकी एक ये धरोहर है देश की, और इसके अंदर जो जिसे कहा जाता है कि, अगर आप देखें, अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम जब भी किसी तारीखी इमारत पर जाते हैं भारत में, तो वो बड़ा ही बोरिंग किस्म का एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। वो बोरिंग किस्म किस्म का डिस्क्रिप्शन ये होता है कि 2 लाइनें तो उसके इतिहास पे होती हैं, बाकी नीचे जो लिखा होता है उस इमारत की खूबी के ऊपर होती हैं। इसमें इतने फुट का ये है, इतनी मेहराबें हैं। तो मैं उनको एक बहुत सही जवाब देता हूं, और मैं उनसे अक्सर ये कहता हूं कि आपको संदर्भ समझना चाहिए। नेहरू ये जानते थे कि विवाद की जड़ इतिहास है, तो इसलिए उन्होंने वास्तुकला को प्राथमिक बनाया, और इसके बहुत सारी चीजें हैं। 1961 के बाद जब दिल्ली का जो सर्किल था, उसके अंदर जो इतिहास लिखा गया मॉन्यूमेंट्स का, उसके अंदर ये कोशिश की गई कि हम जो कंटेस्टेड हिस्ट्री है उसको छोटा कर दें, और जो उसकी ब्यूटी है, जो सौंदर्य है उस वास्तुकला का, उसको हम अच्छी तरह से दिखा पाए। ये हमने किया, और हमने उर्स बंद कर दिया। बदकिस्मती कहिए या जो भी कहिए, कि जैसे ही सांप्रदायिक राजनीति का उठान हुआ 1992-93 के बाद, 1986-87 के बाद, तो एक तरफ से तो हिंदू सांप्रदायिकता थी, और दूसरी तरफ से उसका जवाब जिस तरह से दिया गया, उसने भारत में मैं कहूंगा कि मुसलमानों को अहित किया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर शाहजहां का उर्स मनाना शुरू कर दिया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये 2003 या 4 की बात है। तो कहीं ना कहीं पर जिसको कि हिंदू आस्थाओं की बात संग करता है, उसको नर्चर करना, उसको खाद पानी देने का काम जो है, वो बड़ी ढकोसले वाली जो सेकुलर राजनीति थी, जो आप अक्सर कहते हैं कि सेकुलरिज्म का पाखंड भी है, मुझे लगता है कि वो उसकी देन है।
मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो ताजमहल में शाहजहां का उर्स मनाने की परंपरा, जिसे अंग्रेज गवर्नर जनरल कर्जन ने मान्यता दी और जिसे आजाद हिंदुस्तान में नेहरू जी के कहने से बंद कर दिया गया धीरे धीरे, ताकि ताजमहल सिर्फ एक समुदाय विशेष का ना होके पूरे जी देश का दिखाई दे, जी उसे वापस 2003-4 में शुरू करवाने की कोशिश की। जो मुझे याद है उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी जी वहां, जी जी उसको वापस जी करवाने की कोशिश की गई, जिससे जी इस तरह के विवाद ने नाहक ही थोड़ा सा इसको बल मिला इस विवाद से, है ना। बेशक तो बेशक ये जी। तो इतिहास, अतीत, इस सब की बात। अब जल्दी से इसका जो कानूनी पेच है ओ इसके हाँ बारे में, जी क्योंकि मैं तो जब ये सारा बात आनी शुरू हुई पिछले कुछ हफ्तों में ज्ञानवापी और ताजमहल को लेके, तो मैंने तो सिंपली सोचा कि भाई इसके बारे में तो कानून है कि ऐसा कोई विवाद हो ही नहीं सकता अब इस देश में। पता नहीं कितने दर्शकों को ध्यान होगा, सन 1991 में, देखिए 1987 में शुरू होती है राम जन्मभूमि आंदोलन, और वो आंदोलन अपने शीर्ष पे पहुंचता है, और उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस सरकार ने एक विशेष कानून लाए थे, और वो कानून का लब्बो-लुआब ये था कि आप अब इस देश में किसी भी बिल्डिंग को लेकर, कोई ऐसा किसी भी धार्मिक बिल्डिंग को लेके कोई विवाद नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को जहां जो बिल्डिंग थी, उसकी जो मिल्कियत थी, जो स्वरूप होगा, उसे वैसे का वैसा बना के रखा जाएगा, सिवाय बाबरी मस्जिद के। वो एक अपवाद रखा गया था क्योंकि वो डिस्प्यूट चल रहा था, और कहा गया कि और अब किसी बिल्डिंग पे कोई ये क्लेम नहीं किया जाएगा कि आज से 200 साल पहले ये था, 500 साल पहले ये था, इत्यादि। तो मैं तो सोच रहा था हिलाल भाई कि कानून बना हुआ है, तो अभी विवाद है किस चीज का, हो कैसे सकता है, कोर्ट इसमें जा कैसे सकते हैं, ये सब बंद नहीं हो गया था क्या? देखिए उसमें सिर्फ बाबरी मस्जिद का जो मामला, उसमें एक्सेप्शन दो थे। 1991 के कानून में दो अपवाद थे। एक अपवाद जी जो सबको पता था, एक अपवाद जो बहुत कम लोगों का ध्यान उस पर गया होगा। पहला अपवाद जो था वो था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर यह कानून लागू नहीं होगा। जी दूसरा अपवाद था कि ये किसी भी ऐसे जो प्रोटेक्टेड और एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि लिस्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पर भी लागू नहीं होगा। अब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं हमारे देश में, वो दो थे। पहला तो ये, जैसे ज्ञानवापी का जो मामला है, वो उसमें केवल चैलेंज जो है वो इसको नहीं किया जा रहा कि 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति है, पूरा कानूनी चैलेंज किया जा रहा है। और ये पुराना जो जिसे कहा जाता है मालिकाना हकूक की बात है, कैरेक्टर की बात अभी नहीं आई है। जैसे जो 5 पेटिशन अभी दायर, पीआईएल जो दायर हुई है ज्ञानवापी में, वो ये है कि हमें भी इजाजत दी जाए वहां जाकर, अंदर जाकर पूजा अर्चना करने की। तो अभी ये पीआईएल है, लेकिन जो लार्जर सवाल इसमें आएगा वो 1991 के जो एक्ट है उसकी वैलिडिटी का आएगा। वो बात की बात है, अभी उसके ऊपर उसको विवादास्पद तो बना दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी पूजा अर्चना चल रही थी, क्या ये उस बिल्डिंग विशेष का धर्म तय करेगी या नहीं करेगी, इस पर एक विवाद है। और इसके ऊपर जो अभी जो हाईकोर्ट में जो केस है, वो इसको दोबारा से रिविजिट करने की बात कर रहा है। तो एक पक्ष तो इसका ये है मगर जो ज्ञानवापी से सन जुड़ता है। 1991 का एक्ट वैलिड है या नहीं है, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। अभी हाल सुप्रीम ही में जो कोर्ट कर राम चुका है, जन्मभूमि वाला हाँ। जजमेंट आया अयोध्या वाला, उसमें कोर्ट ने हम्म, बिल्कुल क्लियरली कहा कि 1991 वाला कानून वैध है। वो 5 जजों की हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, मतलब 5 जजों की बेंच का डिसीजन है कि 1991 का कानून वैध है। तो अगर 5 जज सुप्रीम कोर्ट के बोल चुके हैं, तो उसके बाद इसमें क्या उसको चैलेंज किया जा रहा है? तो ये सस्टेन कैसे किया हाँ, जा इसका सकता है किसी को? इम्प्लीकेशन ये तो देखिए, ये क्या है कि आप और हम जानते ही हैं कि कैसे एक चीज को बराबर दो दो पक्ष हैं। एक है उसकी राजनीति, आप क्वेश्चन करके छोड़ेंगे, और दूसरा है उसका लीगल प्रोसेस। तो आप जो कह रहे हैं वो लीगली बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाता है
तो उस पर आप एक क्वेश्चन मार्क तो डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक तो बात बहुत बाद में पहुंचेगी। तो आप लोकल कोर्ट से जो वीडियोग्राफी वाले मामला है, वो तो जमीन की मिल्कियत का मामला है कि भाई मुझे आप जो है ये जमीन की मिल्कियत कैसी है, 91 से ये वाला केस भी चल रहा है। लेकिन ज्ञान वाफी और ताजमहल को अगर हम लिंक करके देखें तो यहाँ दोनों में अलग अलग बातें आएंगी 1951 वाले 91 वाले एक्ट के साथ। 1991 वाला एक्ट ये कहता है, और मैं अगर पहले इससे थोड़ा बैकग्राउंड ये जो बाबरी मस्जिद वाला मामला था इस पर देना चाहता हूं। देखिए, बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा फैसला है, इसलिए है कि उसने 3 आधारों पर जो 3 बुनियादी तर्क थे उन्हें उसने बिल्कुल निरस्त कर दिया। पहला तर्क था कि हिंदू आस्थाओं का प्रश्न है, कोर्ट ने कहा हम नहीं मानते आस्था की बात। दूसरा तर्क था कि इतिहास में जाकर देखो, यहां पर मंदिर था, कोर्ट ने कहा हम ये भी नहीं मानते कि इतिहास की बात है, बिल्कुल नहीं। तीसरा ये था कि हिस्टोरियंस की रिपोर्ट जो सेकुलर लोगों ने रखी और जो मुस्लिम पार्टी भी रखती थी, हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन, तो उन्होंने कहा कि ये भी गलत है, ये भी हम नहीं मानेंगे, हम लीगल और तकनीकी आधारों पर मानेंगे। ये आप साबित नहीं कर पाए कि 1854 के पहले जो 1854 का रिकॉर्डेड दंगा है, उससे पहले बाबरी मस्जिद में नमाज हो रही थी या नहीं हो रही थी, आप साबित नहीं कर पाए। और दूसरा, आप ये भी साबित नहीं कर पाए कि 1961 में जब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था वो पार्टी बना, तब तक इतना समय बीत चुका था कि आप उसको एडवर्स पोजीशन कह सकते हैं। यानी ऐसा जो दूसरी पार्टी थी वहां पर मंदिर में मस्जिद में मूर्ति भी रखी हुई थी और 1954 से भोग भी लग रहा था। तो ये तकनीकी आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो कि मेरी राय में बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम अयोध्या डिस्प्यूट वाला जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस हिसाब से देखें तो फिर इतिहास का, खुदाई का, 500 साल पहले क्या था, इस सब की अब कोई रेलेवेंस बची नहीं है। कोई रेलेवेंस नहीं है। वो जजमेंट था मिल्कियत के आधार पे जी। और ये ज्ञानव्यापी और ताजमहल पे वही पैमाना लागू किया जाएगा इस बार। जी जी। तो इसलिए, लेकिन यहां पर दो, जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है कानूनी, दूसरा है राजनीतिक। तो कानून की जब राजनीति खेली जाती है तो उसका चरित्र बदल जाता है। तो जो अयोध्या वाला मामला था, इसीलिए उसमें यह कहा गया कि भाई मस्जिद तो तोड़ी गई है, ये तो बात सच है, तो इसलिए 5 एकड़ जमीन आप मस्जिद के नाम पर दीजिए, वो दे दी गई, और ये लैंड आप इनको दे दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष जो है वो ताजमहल से संबंधित है। एक एक्सेप्शन है 1991 के एक्ट में जो ये कहता है कि ये जो भी भारत के घोषित प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होंगे, ऐसे जिनको की देखभाल केंद्र सरकार या राज्य सरकारें करती हैं, ये कानून उन पर लागू नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक बात है ये, लेकिन उसके बायलॉज में अगर आप जाकर देखेंगे, ये जो नॉर्म्स हैं एएसआई के, उनमें एक्सेप्शन का एक और क्लॉज है कि यदि केस टू केस बेसिस पर वो कुछ स्थानों पर यदि एएसआई चाहे तो पूजा अर्चना के लिए खोल सकता है उन बिल्डिंगों को जो कि डेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जहां पर कोई पूजा अर्चना नहीं चल रही हो। तो दिल्ली में सफदरजंग की मस्जिद है जहां पर कि नमाज यही कहकर एक्सेप्शन का क्लॉज था जिसे कहकर नमाज शुरू की गई। वही एक्सेप्शन का क्लॉज अगर मान लीजिए कल को कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत, और अभी हुआ है कश्मीर के अंदर जम्मू रीजन, जम्मू सर्किल में आर्मी की प्रोटेक्शन में एक जो पुराने खंडहर थे वहां जाकर पूजा की इजाजत एएसआई ने दी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो तकनीकी पक्ष था इसकी राजनीतिक जो ये बहुत राजनीति इसके साथ खेली जा सकती है। मतलब अभी भी कोई कानूनी पेंच बचा है जिसका इस्तेमाल करके दोनों जगह आप कह रहे हैं, ज्ञानव्यापी में भी और ताजमहल में भी कुछ ना कुछ अभी भी इस अगर कानून की व्याख्या की, तर्क की बजाय कुतर्क का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा कुछ खेल करने की आशंका अभी भी बनी हुई है और इसलिए डिस्प्यूट थोड़ा आगे खींच सकता है। हिलाल भाई, काफी समय से हम बात कर रहे हैं और आखिर में मैं चाहता हूं हम अब इस पे बात करें कि करना क्या चाहिए इन मामलों में, भविष्य की क्या दृष्टि होनी चाहिए। और जब भी ये पूरा बाबरी मस्जिद का मामला आया था, राम जन्मभूमि वाला विवाद चला था, उस सब में मैंने दरअसल बार बार ये कहा कि खुदाई करना, ढूंढना यहाँ सचमुच में क्या था,
ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस देश में आप किस किस चीज की खुदाई, और ये मतलब मैंने कहा था कि ये फैसला इस आधार पे न हो, कम से कम मैं, कई और मित्र, आप भी शायद ये सोचते रहे कि हम किसी भी इमारतों का आज क्या होगा ये उससे तय ना करें कि 500 साल पहले क्या थी। एक तो ये कि इसकी सच्ची तस्वीर कभी नहीं हमें मिलेगी, इसमें विवाद होगा और बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। और दूसरा, अगर हम ये खुदाई करने लगे तो पता नहीं कहां कहां क्या मिलेगा। अब उड़ीसा का हमारा प्रसिद्ध मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर, उस मंदिर के बारे में क्या कुछ कहा जाता है वहां, मतलब उसकी अगर खुदाई हो तो नीचे वहां क्या कोई आदिवासी आपको मंदिर मिलेंगे, कोई भग्नावशेष मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इस देश की किस किस जगह की हम खुदाई करेंगे और पूछेंगे इसके नीचे क्या था। क्या इसको छोड़ते हुए हम एक भविष्य की दृष्टि अपना सकते हैं? क्योंकि कब तक इस देश में हम ये तय करते रहेंगे कि भाई किसके कमरे के नीचे, किसके मकान के नीचे, किसके मंदिर के नीचे, किस चर्च के नीचे, किस मस्जिद के नीचे क्या था और पहले क्या था और उसको अब हम वापस हासिल करेंगे। ये खेल कब तक चलता रहेगा? इसे रोकने का क्या तरीका है? आप गांधी जी की किसी बात का जिक्र कर रहे थे जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी जी जी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, और मुझे लगता है कि इस पर सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद वाला मामला देखा, तो उसमें तो बहुत साफ था कि आप अगर इतिहास में जाएंगे तो गड़बड़ होगी। बड़ा मुश्किल है भारत में ये तय करना कि किसके नीचे क्या था। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो, जिसे हम पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं, वो पूरी तरह से जो देखिए, जब भी हम खुदाई या इसके तरह की बात करते हैं, मैं तकनीकी एक बात बताऊंगा, उसके बाद में फिर गांधी जी वाली बात, कि हमेशा जो आर्कियोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स होते हैं। एक, कि आप जो मौजूदा चीज है उसकी देखभाल करें, उसे कंजर्व करें, और दूसरा, आप खोद कर देखें और जगहों पर कि आगे इसके और इससे हम कैसे लिंक कर सकते हैं जो चीजें हमारे सामने नहीं है। यानी जो हैं उन्हें बचाना है और नई चीजों को खोदकर नया इतिहास लिखने की कोशिश की है। ये दुनिया में हमेशा एक्सकवेशन और कंजर्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे से। भारत में बदकिस्मती ये है, खासतौर से मुस्लिम जो बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, उनको लेकर, और ये कॉलोनियल टाइम से है, अंग्रेज की जो बात है फूट डालो शासन करो, वो केवल छोटी बात नहीं है, वो बड़ी गहरी बात है। उसके जो रूट्स हैं वो बहुत गहरे हैं। उन्होंने इस तरह से हिंदुस्तानी मुस्लिम इमारतों को बचाया कि जैसे हर इमारत के नीचे एक मंदिर मौजूद है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्थाओं ने इसको इनहेरिट कर लिया। उन्होंने जो कॉलोनियल आर्कियोलॉजी थी उसको गोद ले लिया, और इसीलिए शायद वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं उन किताबों से जो कि कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं। बहरहाल, लेकिन जो सवाल जो आप कह रहे हैं, देखिए गांधी जी जो थे वो 1916-17 में पहली बार, जस्ट पूछ लूं कि ये जो क्योंकि ये बात चर्चा आमतौर पे सिर्फ ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में होती है जिनका कोई हिंदू मुस्लिम वाला ताल्लुक होता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, ये देश के तमाम ऐसी जगहें हैं जहां अगर आप खोदने निकलेंगे तो उसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट निकलेगा। मैंने जगन्नाथ मंदिर का जिक्र किया, ऐसी बहुत और जगह भी हैं जहां इस तरह के डिस्प्यूट दबे हैं, छुपे हैं। चूंकि एक जमाने में जैन मंदिरों को काफी अटैक किया गया था, ध्वस्त किया गया था, करने वाले कोई मुसलमान नहीं थे, वो तो हिंदू थे। अलग अलग उसका हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता पाए, फिर हम कंक्लूड करेंगे गांधी जी की बात से। हाँ, नहीं देखिए, इसमें जैसे ये जो है, अगर आप अयोध्या ही चले जाएं, अयोध्या में एक बहुत बड़ा क्लेम जो है वो बौद्ध मजहब के लोगों का भी रहा है कि यहाँ इसके नीचे तो बौद्ध हैं। तो जिस मंदिर का जिक्र किया जाता है अयोध्या में कि ये राम मंदिर है, उसके नीचे जो अवशेष निकले हैं वो तो बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष भी निकल सकते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो जैन धर्म से संबंधित अवशेष भी निकल सकते हैं। हो सकता है कि किसी का कुल देवता भी बैठा हो। तो इसीलिए इतनी पेचीदगियों में जाना तकनीकी तौर पर ठीक नहीं है। और क्योंकि ये देखिए, माइंडसेट कहां से आ रहा है, ये दिमाग कहां से आता है, ये अंग्रेजों की उस बात से आता है। ढेरों किताबें, उनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता यहाँ पर, जो ये बराबर बताती हैं कि हिंदुस्तान जो था, दरअसल हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां हमेशा झगड़ा होता है। सवाल ये है कि अगर मैं यूरोप को भी इस नजर से देखूं तो मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आएगी जहां झगड़ा नहीं होता था।
तो आपने अपना यूरोप तो सेकुलर इस तरह का बना दिया कि वहां कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन आपने हमारी जो पृष्ठभूमि है, भारतीय पृष्ठभूमि या दक्षिण एशिया की पृष्ठभूमि, आपने उसकी एक ऐसी तस्वीर हमारे मन में बिठा दी है कि जब भी हम अपने इतिहास में झांक कर देखते हैं तो हमें सिर्फ द्वंद्व नजर आते हैं, झगड़े नजर आते हैं। ये इतनी विकसित सभ्यताएं कैसे थी? सवाल ये है। इसीलिए अब मैं गांधी जी वाली बात जो है वो, इसीलिए गांधी बड़े प्रासंगिक हैं। वो 1916-17 में कुतुब मीनार देखने के लिए गए थे हकीम अजमल खां के साथ, 17-18 की बात होगी। हमारे दोस्त हैं विवेक शुक्ला, उन्होंने काफी लिखा है इसके ऊपर। तो गांधी जी गए और गांधी जी ने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हुई देखकर, जब ये मंदिर तोड़ के मस्जिद वाली बात तो ठीक नहीं लगती है मुझे, बहुत एक हिंदू के रूप में मुझे बुरा लगता है। और मुझे लगता है कि गांधी जी जो थे वो एक आम हिंदू की धारणा को व्यक्त कर रहे हैं वहां। लेकिन वही गांधी जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी दरगाह है, एक हिंदुस्तानी की दरगाह है और मैं एक हिंदू होकर भी इस दरगाह को ओन करता हूं। तो यहां पर गांधी जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, हिंद स्वराज में एक बहुत अच्छा एक लाइन आती है उनकी जो किताब है, ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अगर आपको मेरे 2 लेखन मिले तो आप पुराना वाला पढ़ना, पिछले वाला मत पढ़ना। यानी अगर मैंने कोई बात 1910 में कही है और वही बात मैं 1940 में कह रहा हूं तो मेरी बात 1940 वाली मानना, 1910 वाली मत मानना। लेकिन हिंद स्वराज एक ऐसी किताब है जो गांधी कहते हैं इसमें मैंने जो एक शब्द भी लिखा है उस पर मैं अडिग हूं, मैं बदलना नहीं चाहता। तो इसीलिए मैं हिंद स्वराज का उदाहरण दे रहा हूं। हिंद स्वराज में गांधी इतिहास के बारे में एक बात कहते हैं, वो कहते हैं हमारी गुजराती में एक कहावत है, सो इट हैपेंस, तो ये हुआ। तो इतिहास हमेशा हमें कहीं ना कहीं पर कुछ सवाल छोड़ जाएगा। इससे बेहतर है हम भविष्य की ओर उन्मुख होकर चलें, इतिहास को भूलें, आगे क्या करना है इस पर ध्यान दें। अब मुख्तियार काकी की दरगाह जब गांधी पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि ये मेरी है। तो इसीलिए अक्सर गांधी का अगर जो इस्लाम और हिंदुइज्म के बारे में जो गांधी की राय है वो ये है कि फकीरी इस्लाम और फकीरों का हिंदू धर्म मेरा धर्म है। मुझे औरंगजेब शिवाजी ने क्या किया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनमानस ये मानता है कि भाई औरंगजेब शिवाजी होंगे कहीं, मैं शिवाजी औरंगजेब को डिफेंड करने क्यों जाऊं, क्योंकि वो दोनों निरंकुश थे। जो लोग भी इतिहास की थोड़ी बहुत समझ रखते होंगे वो ये जानते हैं कि आधुनिक नजर से इतिहास देखना सबसे बड़ी मूर्खता है। वो लोग निरंकुश शासक थे, वहां कोई लोकतंत्र थोड़ी था कि आप चुनकर आ रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोग साथ जीने के तरीके निकाल पाते हैं। गांधी यही बात दोबारा कहते हैं प्रार्थना सभा में, और मेरे ख्याल से ये उनकी अंतिम प्रार्थना सभा के शब्द हैं 1948 में, जब उनकी हत्या हुई उससे पहले, कि भाई ये सब जो जगहें हैं ये अब हमारी जगहें हैं और मुझे पूरा अधिकार है एक हिंदू होकर मुसलमान से कहना कि तुम गलत कर रहे हो। और मुझे लगता है कि गांधी की इस बात से हम सभी को, और मैं अपने आप को कहूं, मुझे एक मुसलमान होकर पूरा ये बात लगती है कि अगर कोई हिंदू धर्म के नाम पर गलत कर रहा है तो उसको हमें कहना पड़ेगा कि ये गलत है। अंतिम बात जो है, तो गांधी की चीज से एक बात निकलती है कि हम इस तरह की चीजें ना देखें कि हम राजाओं को डिफेंड करने लग जाएं। हमें जनमानस को देखना पड़ेगा। ज्ञानवापी के आसपास में मुसलमान और हिंदू सालों से, औरंगजेब 1707 में मर गए, उसके बाद वो मस्जिद पता नहीं कब से चली आ रही है, बहुत सारे दंगे हो गए, लेकिन इसके बावजूद लोग साथ रहते हैं। अयोध्या के अंदर दसियों उदाहरण आपको मिल जाएंगे लोगों के साथ रहने के। तो लोगों ने जो स्थानीय स्तर पर लोगों ने अपने जिंदा रहने के तरीके क्या निकाले, हमें उनकी तरफ जानने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूं कि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो क्यों गलत है। आमतौर पर लोग मानकर चलते हैं कि गलत है, लेकिन आम तर्क नहीं दे पाते कि क्यों गलत है। हिंदुत्व की राजनीति को अगर गांधी की राजनीति से तुलना करके देखें तो एक बुनियादी फर्क है। गांधी की राजनीति में नैतिकता है, उसमें बदले की भावना नहीं है, उसमें आगे साथ मिलकर रहकर चलने की राजनीति है। हिंदुत्व की राजनीति में बदला दिखता है। तो अगर मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, तो उन्हें आगे बढ़कर कहना चाहिए कि बदले की भावना से नहीं, अब हमें मिलजुल कर रहने वाली बातें करनी चाहिए। ये बात अक्सर कही नहीं जाती। बहुत सुंदर। मैं भी कई बार गांधी जी को पढ़ते हुए लगता है जैसे अछूत जो प्रथा थी उसके बारे में कई लोगों ने गांधी जी को बड़े टेक्सचुअल उदाहरण दिए, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में वो लिखा है। शुरू में गांधी जी उलझ भी गए शास्त्रों के चक्कर में। बाद में गांधी जी ने कहा, तुम चाहे जितने शास्त्र मुझे दिखा लो,
मेरी माँ ने जो हिंदुइज्म मुझे बताया है उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल तो शास्त्रों के चक्कर में नहीं पड़े और इतिहास लेखन और एक्सकेवेशन और खुदाई इसके चक्कर में नहीं पड़े। इन चक्करों से मुक्त होकर ही हम अपना भविष्य बना सकते हैं। इस देश को कभी ना कभी तय करना होगा कि भाई हमें इतिहास के जो जो हमारे अतीत के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो झगड़े हैं, जो हुए, इसमें कोई शक नहीं है। क्या हम अतीत के उन झगड़ों की लाश ढोना चाहते हैं? अगर उनकी लाश ढोना चाहते हैं तो लाश को ढोते वक्त आप एक बहुत अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते हैं। क्या देश के तौर पे हमें कभी कहीं एक लाइन खींचनी होगी और कहना होगा कि अब हम आगे देखेंगे। और मैं समझता हूं 15 अगस्त 1947 वो लाइनें खींची गई थी जब अंग्रेजों से उनकी फूट डालो और राज करो की नीति से हम मुक्त हुए, जब हमने तय किया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो एक भाग्य के साथ हमारा जो आगे एक मुलाकात है, वो तय करने के लिए हमने पीछे देखना बंद किया, आगे देखना शुरू किया। और वही आगे देखने की राजनीति की नीति इस देश को बचा सकती है। चाहे ज्ञानवापी का सवाल हो, ताजमहल का सवाल हो, कल को मथुरा का सवाल आएगा। खासतौर पे वो लोग, खासतौर पे उन युवा लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हम जैसे लोग अब अपने चढ़ाव के उतार पे हैं, लेकिन आप लोग जो जिंदगी के चढ़ाव पे हैं, आप तय कीजिए कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। क्या वो हिंदुस्तान जिसमें हम भविष्य को देखें, और वो देखना चाहते हैं तो गांधी आज फिर हमारे लिए एक रोशनी, एक टॉर्च का काम कर सकते हैं। यहाँ कर्नाटका के तट पे बैठे हुए, जैसे मैंने कहा, ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत इलाका ये बनाया है। इस खूबसूरत इलाके को हम चाहें तो इसकी खूबसूरती को बचा के खूबसूरत जिंदगी बना सकते हैं। हम चाहें तो उस खूबसूरती को झगड़े, लड़ाई, द्वंद्व में बदल सकते हैं। ये फैसला हमें करना है। ये फैसला कोई औरंगजेब नहीं करेगा, ये फैसला कोई शाहजहां नहीं करेगा, ये फैसला हमारा अतीत नहीं करेगा, ये फैसला हमें करना है। बहुत अच्छी बातचीत हुई हिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी।